नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं साइकोलॉजी की कक्षा में या सीडीपी की कक्षा में, जिसमें कि वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं मूल रूप से हम उसका प्रतिपादन करेंगे या उसको संपूर्ण रूप से समझने की कोशिश करेंगे, जिसको कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। दरअसल अगर हम वृद्धि और विकास की बात करें तो इससे पहले हम संकल्पना, उसके अर्थों को बताया है। इसके बाद मैंने कल वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है उसको मैंने बताया है, और आज हम सिद्धांत को लेकर उपस्थित हैं। तो सभी परीक्षाओं के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप बीपीएससी के थ्रू जो अध्यापक शिक्षक परीक्षा होने वाली है, या फिर आप सीटेट की बात करें, आप यूजीसी नेट की बात करें, आप किसी भी भर्ती परीक्षा से संबंधित बात करें, खास करके शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित, तो इसमें ये निश्चित रूप से पूछी जाती है। तो अगर हम वृद्धि और विकास के सिद्धांत की बात करें तो हमें ये यहाँ पर देखने की ज़रूरत पड़ती है कि मनोवैज्ञानिक बहुत सारे हुए हैं, जिसमें कि खास करके जब हम मानववादी मनोवैज्ञानिक की बात करें तो उसमें बहुत सारे अनुसंधान कार्य हुए हैं, और उन अनुसंधान कार्यों को अगर हम एक निष्कर्ष पर देखने का प्रयत्न करें तो उसमें खास करके मानव संबंधी जो वृद्धि और विकास का दर है उसमें बहुत ही सूक्ष्मता से, अर्थात जन्म से लेकर के खास करके प्रौढ़ता की अवस्था तक को बहुत ही सूक्ष्मता से देखा जाने लगा। और जब सूक्ष्मता से देखा जाने लगा तो उसके अंदर बहुत सारे अनुसंधानों को देख करके उसके सिद्धांत विकसित किए गए। जिस सिद्धांत को विकसित करने के बाद एक वृद्धि और विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, जो हम एक एक करके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है निरंतरता का सिद्धांत। अब ये निरंतरता का सिद्धांत क्या है? तो जैसे निरंतरता का मतलब ही होता है लगातार, अर्थात ये जो वृद्धि और विकास का दर है, ये विकास का दर ये लगातार चलता रहता है, ये रुकता थमता नहीं है। हाँ, मंद गति हो सकती है। आप देखेंगे कि जो बालक आज कुछ और है, कल के डेट में कुछ और रहेगा। मतलब 6 महीने के बाद अगर आप देखेंगे, साल भर के बाद आप देखेंगे, तो उसकी जो निरंतरता है वो लगातार बढ़ती रहती है, और उसमें कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको कि आप साफ साफ देख सकते हैं, अर्थात कुछ ज्ञात पक्ष होते हैं, कुछ अज्ञात पक्ष होते हैं, जिसको कि हम बारीकी से कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जिसको कि हम बारीकी से देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो गति है ये निरंतर चलती रहती है, और इसके लिए इसको निरंतरता का सिद्धांत दिया गया कि एक वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है, अर्थात विकास का दर जो है वो निरंतर गति से आगे बढ़ती रहती है। दूसरा सिद्धांत है कि असमानता का सिद्धांत। अब असमानता मतलब ये है कि वृद्धि और विकास की दर में असमानता का सिद्धांत, अर्थात एक रूपता का सिद्धांत नहीं होता। अब ये यहाँ पर ये असमानता से मतलब ये है कि आप देखेंगे कि कभी वृद्धि की दर बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो कभी विकास का दर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन हमेशा ये एक साथ बहुत तेज़ी से या बहुत मंद गति से नहीं चलता है। आप देखेंगे कि कुछ जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं, खास करके जो शैशवावस्था की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं, उसमें विकास का दर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है। साथ ही कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद ये जो दर है वो बहुत धीमी गति पड़ जाती है। तो धीमी गति पड़ जाती है। फिर जब किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो वहाँ से फिर विकास का दर बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है। फिर वृद्धि के भी मुख्य तौर पर लगभग यही अब देखेंगे कि जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो खास करके जब बचपन रहता है बच्चों का तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। फिर बच्चा का जो वृद्धि का दर है वो बहुत ठमक जाता है, अर्थात एकदम स्थिर हो जाता है। और फिर जब किशोरावस्था का एज आता है तो आप देखेंगे कि या तो अगर लड़की है या लड़का है तो लड़का एकदम से बहुत तेज़ी गति से बहुत लंबा हो गया, लड़की है तो उसमें भी बहुत
लंबी हो जाती है, या फिर बहुत सारे जो अनेकानेक जो हमारे मानवीय जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं। तो ये असमानता का सिद्धांत है। ये असमानता का सिद्धांत ये कहता है कि ये निरंतर गति से एक रूपता की दृष्टि से नहीं बढ़ता है, कभी मंद होता है, कभी स्थिर होता है, लेकिन हमेशा ये बढ़ता रहता है। हाँ, वृद्धि में आप देखेंगे कि एक वयस्क तक जाने तक वो क्या होता है कि एक स्थिर हो जाता है, लेकिन विकास का दर हमेशा तेजी से आगे बढ़ता रहता है। फिर है विकास क्रम की एक रूपता। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अब ये विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत क्या है? आप देखेंगे कि प्रत्येक जो कोटि होते हैं या प्रत्येक जो जाति होते हैं उसमें समान रूप से सब कुछ नहीं बढ़ता है। आप देखेंगे कि मानव जाति जो है उसमें आप देखेंगे कि ये मानव जाति संपूर्ण रूप से उसका क्या क्रम होता है कि पहले सिर चलता है, फिर पैर चलता है, धड़ चलता है। ये सब सारी चीज़ें वो विकास का जो एक रूपता है वो उस प्रकार से मानव गति में जिस प्रकार से चलती है वो आपको दिखेगा। अगर वो बंदर का है तो वो उसकी जाति अलग प्रकार से चलती है, अगर हाथी है उसकी जाति अलग प्रकार से चलती है। इसमें आपको साक्षात दिखाई देगा कि ये जो मानव जाति है उसमें किस प्रकार से एक रूपता है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों का भी फैक्टर हालांकि होता है कि अगर मान लीजिए कि वो किस कस्बे में अगर मानव जाति में भी है तो बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। तो उसमें भी अगर मान लीजिए कि जो छोटे से एक गली मोहल्ले में रहता है या उसमें उसके समाज में अगर वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ है तो उसकी जो गति होती है वो अलग ढंग से चलती है। जहाँ पर बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं वहाँ की गति बहुत अलग प्रकार से चलती है। उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो आपका वंशानुक्रम हो, ये सब सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। तो ये विकास क्रम में एक रूपता की गति चलती रहती है। फिर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बालकों में चाहे गत्यात्मक परिवर्तन हो, चाहे भाषाई विकास हो, वो उसमें एक रूपता पाई जाती है। फिर आता है वैयक्तिक भिन्नता, आता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ये वैयक्तिक भिन्नता आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये संपूर्ण रूप से ये सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक सक्षम होता है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। जिस प्रकार से पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के उसके स्वभाव होते हैं। उसमें सृजनशीलता की शक्ति अलग होती है, उसमें विकास की शक्ति अलग होती है, उसमें वृद्धि की शक्ति अलग होती है, उसमें भाषाई दर की शक्ति अलग होती है, शारीरिक बनावट की शक्ति अलग होती है। चाहे वो चारित्रिक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे वो कार्यक्षमता का विकास हो, योग्यता का विकास हो, सारे के सारे इसीलिए आप देखेंगे कि आप अगर किसी भी कक्षा में जाएंगे तो कोई बच्चे मंद होते हैं, कोई बच्चे सामान्य होते हैं, कोई बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कोई बच्चे बहुत मंद होते हैं, या कोई बच्चे नॉर्मल से थोड़ा सा अलग होते हैं। तो कोई बच्चे सृजनात्मक होते हैं, कोई बच्चे कलात्मक होते हैं, कोई बच्चे खेलने में बहुत रुचि रखते हैं, कोई बच्चे पेंटिंग में ज़्यादा रुचि रखते हैं, कोई बच्चे संगीत में कुछ ज़्यादा रुचि रखते हैं, कोई बच्चे पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो ये सब क्या है? तो ये सब आप देखेंगे कि ये वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। फिर आता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, अर्थात हम कहेंगे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत ये कहता है कि आप जब वृद्धि और विकास के क्रम में देखेंगे तो पहले अनुसंधानों में, खास करके मनोविज्ञान में, पहले समझ में आता था, पहले के क्रम में ये बताया जाता था कि ये जो विकास का दर है
ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, लेकिन किए गए बहुत सारे अनुसंधानों से ये पता चला कि ये विशिष्ट से सामान्य नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का मतलब ये है कि अगर एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे कि पहले कोई भी बच्चा जो होता है वो पहले धड़ चलाना शुरू करता है, बाद में उसके अंग चलते हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले उसका सर जो है वो पहले हिलडोल करता है, सबसे पहले उसकी आंखें हिलडोल करती है, तो वो तो सर में ही विद्यमान है। फिर सर का परिचालन पहले होता है, फिर सर के बाद वो धड़ का परिचालन, मतलब थोड़ा बहुत हिलडोल करना, फिर करवट बदल लेना, एक दूसरे से दूसरे करवट को बदल लेना, फिर उसके बाद पैर का परिचालन करना। उसके बाद जब ये धड़ का संपूर्ण रूप से परिचालन हो जाता है, उसके बाद विशेष अंगों का परिचालन जैसे उंगलियां वगैरह का संचालन वो कर पाता है। तो ये जो क्रम बताता है कि ये गति जो होता है अर्थात वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से चलता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। फिर आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है कि बहुत सारी चीज़ें विकास के दर में, एक चीज़ नहीं, वो शारीरिक विकास भी है, वो मनोगत्यात्मक विकास भी है, वो सामाजिक विकास भी है, नैतिक विकास भी है, अन्य अन्य बहुत सारे विकास हैं, भावात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो। तो आप देखेंगे कि एक विकास से क्या होता है तो दूसरे विकास पर वो प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि किसी का जो शारीरिक विकास है, अगर वो शरीर में कोई बच्चा है और वो सामान्य रूप से बीमार रहता है तो शारीरिक गति पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब शारीरिक गति के विकास पड़ने से उसके मानसिक गति पर भी विकास पर प्रभाव पड़ता है, उसके संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है, उसके भावात्मक पर पड़ता है, संवेगात्मक पर पड़ता है, चारित्रिक पर, मतलब बहुत सारे विकास के क्रम जो हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे आपस में जितने भी विकास के सिद्धांत हैं वो आपस में सारे एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और एक के प्रभावित होने पर दूसरा ऑलरेडी प्रभावित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम एक दूसरा आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। मान लीजिए कि किसी का शारीरिक गति भी ठीक है, मानसिक गति भी ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अचानक से किसी ने परीक्षा दिया और परीक्षा दिया, ये छोटी सी बात है, बड़े से गति में और भी ज़्यादा होता है कि परीक्षा दिया, किसी बड़े लेवल का परीक्षा दिया और उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो फेल कर गया। तो उसके फेल हो जाने से क्या होता है तो उसके मानसिक गति पर असर पड़ता है। उसके मानसिक गति पर असर पड़ने से उसके संवेगात्मक, उसके भावात्मक, उसके हर एक पहलू पर उसका साक्षात प्रभाव आपका दिखाई देता है। उसके कर्तव्य में, उसके व्यवहार में, सब कुछ में परिलक्षित होता रहता है। तो ये परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है ये यही बताता है कि प्रत्येक आपस में एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। फिर आता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। अब ये एकीकरण का सिद्धांत ये बताता है, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि पहले क्या होता है कि मतलब जो पहले जो लागू होता है, जैसे कि धड़ का परिचालन पहले होता है, फिर उसके बाद किसी भी अंग विशेष का परिचालन होता है और अंग विशेष का परिचालन होने के पश्चात फिर सारे अंगों का एक साथ परिचालन होता है। ये कहता है एकीकरण का सिद्धांत कि एक एक करके प्रत्येक में वो बारी बारी से होता है और तब जाकर के संपूर्ण रूप से एकत्व भाव में मिलता है। यही एकीकरण का सिद्धांत बताता है। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है कि विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार
होता है। ये विकास की गति जो है वो लंबवत ना होकर के वो क्या होता है, तो वर्तुली गति से चलता है, अर्थात वर्तुलाकार चलता है। लीनियर वे में ऐसे नहीं चलता है। विकास की गति की कभी भी ऐसे नहीं चलती है। विकास की गति जो है वो कभी ऐसे 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 इस प्रकार से गति चलती है। अब कैसे, तो आप देखेंगे कि विकास की गति, जैसे कि मान लीजिए जैसे प्रारंभिक अवस्था जो होती है, शैशवावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें विकास की गति बहुत तेज चलती है, फिर स्लो डाउन हो जाता है या एकदम नीचे चला जाता है। फिर थोड़ी कुछ दूर जाने के पश्चात जब किशोरावस्था आता है तो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है। किशोरावस्था के जाने के पश्चात फिर उसकी गति जो है बहुत एकदम से धीमी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरी परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि जब एक बच्चा कोई भी पढ़ता है तो आप देखते हैं कि क्या वो मतलब अगर एक दिन वो अगर 12 घंटे मेहनत कर रहा है तो प्रत्येक दिन वो 12 घंटे मेहनत कर पाता है क्या? नहीं, उसमें भी कभी गिरावट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी होती है कि उसकी संगति कैसी है, ये सब सारी चीज़ें उसमें होती है। अगर संगति अच्छी है तो उसको वो लंबवत वो चला जाता है, फिर अगर नहीं होता है तो फिर उसमें बहुत गिरावट आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो विकास की गति कभी भी मतलब एकदम से रेखीय माध्यम से अर्थात लंबवत माध्यम से नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और वो अप एंड डाउन हो करके ही, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ एकदम आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि जब ये विकास की गति आगे बढ़ी फिर यहाँ पर पीछे क्यों हटता है? क्योंकि वो स्थायी भाव को तलाशता है। जब यहाँ पर स्थायी ये गति जब यहाँ पर जाकर के फिर से स्थायी हो गया तो फिर से यहाँ पर आगे बढ़ा फिर यहाँ पर वो स्थायी होने के लिए क्या होता, तो स्लो डाउन होता है। फिर ये स्लो डाउन होने के बाद फिर से आगे बढ़ता है। अर्थात आप देखेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है, इसीलिए वो विकास की गति जो है वो लंबवत न होकर के वर्तुलाकार गति में चलती है। हम देखेंगे तो विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो 9 लिख देते हैं, विकास की भविष्यवाणी संभव है। अब विकास की जो भविष्यवाणी है वो संभव है। आप देखेंगे कि अगर कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत में ही पता चल जाता है, सुबह होने से ही ये पता चल जाता है कि आज दिन कैसा रहेगा। इसका ये मतलब है कि बचपन में ही किसी बच्चे को आप देखने के पश्चात, उसके व्यवहार को देखने के पश्चात, उसके मानसिक गति को देखने के पश्चात, उसके संवेगात्मक पक्ष, उसके भावात्मक पक्ष, उसके चारित्रिक पक्ष, उसके सारे पक्षों को देखने के पश्चात ये कहने में आप समर्थ हो सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर के अच्छा करेगा या बच्चा ये आगे जाकर के अच्छा नहीं कर सकता है। ये एक सामान्य भविष्यवाणी होती है। ये कभी भी एकदम से एक्यूरेट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। उसमें वंशानुक्रम तो होता ही है, वातावरण का निर्माण बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बचपन में बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, लेकिन बाद में जाकर के उसकी संगति बिगड़ गई, उसका वातावरण चेंज हो गया, वो किसी पियक्कर के साथ उसका मेल हो गया, तो उसकी जो गति है क्या वो बहुत बड़ा बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें सामान्य प्रकार से ये हम कह रहे हैं कि विकास की जो भविष्यवाणी है वो की जा सकती है उसके बचपन को देख करके, उसके बचपन के जो विकास क्रम है, उसके जो व्यवहार क्रम है, उसके जो सांवेगिक पक्ष है, उसके जो भावात्मक पक्ष है, उसके जो मानसिक पक्ष है, उन सारे पक्षों को देख करके ये कहा जा सकता है कि बच्चा आने वाले समय में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। फिर आता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। यहाँ पर लिख देते हैं 10 विकास की दशा का सिद्धांत। विकास की दशा का सिद्धांत ये बताता है
कि विकास की दशा जो होती है वो एक प्रकार से पूर्णतः पहले से तय होता है। पहले से तय होता है मतलब ये है कि जिस प्रकार से कोई भी बच्चा है तो उसमें सबसे पहले जो विकास होगा वो अगर पहले हड्डियों का ही अगर मान लीजिए कि अगर हड्डियों का विकास होगा तो सबसे पहले उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, सबसे मूल हड्डी, उस मूल हड्डी का ही रीढ़ की हड्डी का सबसे पहले क्या होगा तो विकास होगा। फिर उसके बाद उसकी भुजाओं का, उसके पैरों की हड्डी, उसके बाजुओं की हड्डी या अन्य हड्डियों का विकास संभव है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने देखा कि पहले जो विकास का सिद्धांत है वो अगर मान लीजिए कि बच्चा पहले सर से पैर की ओर का सिद्धांत जो है, इसमें हम ये भी लिख देते हैं 11, सर से पैर की ओर का सिद्धांत। तो सर से पैर की ओर का सिद्धांत ये बताता है, सर से पैर की ओर का सिद्धांत ये बताता है कि सबसे पहले जो विकास होता है वो सर का होता है, फिर उससे नीचे की दशा का सिद्धांत होता है। क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सबसे पहले जब बच्चा हिलाता है या उसको मूवमेंट करता है तो सबसे पहले सर को हिलाता है, फिर उसके बाद इस धड़ को हिला पाता है, फिर उसके बाद पैर का परिचालन कर पाता है, फिर उसके बाद भुजाओं का परिचालन कर पाता है। उसके बाद जब ये सब सारी चीज़ कर लेता है तो फिर अंगुलियों या अन्य जो उसके अंग हैं या सह अंग हैं उसका वो क्या करता है तो उसका परिचालन कर पाता है। और ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि कभी भी जो विकास का क्रम होता है वो सर से पैर की ओर होता है। तो मुझे लगता है कि विकास और वृद्धि के जो सिद्धांत हैं उसको आप भली भांति समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।